कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है? मतलब ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ दो बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की शक्तिशाली कोशिकाओं से, स्पर्म और एग से। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं की इस जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ये मिलते कैसे हैं और कैसे ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई जिंदगी की नींव रखते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ब्लूप्रिंट को, फिर जानेंगे कि ये खास सेल्स यानी स्पर्म और एग बनते कैसे हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन की उस कमाल की जर्नी को देखेंगे और आखिर में एक छोटे से नॉलेज चेक से सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन दो जरूरी सिस्टम्स को समझना होगा। कह सकते हैं कि हम मेल और फीमेल एनाटॉमी के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए, यहां पर जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं टेस्टीज, जहां स्पर्म बनते हैं, फिर है एपिडिडिमिस, जहां ये मैच्योर होते हैं, और वास डिफरेंस जो इन्हें आगे की यात्रा पर भेजता है। अच्छा बेनीता, फीमेल साइड का क्या सीन है? हाँ, तो फीमेल साइड पर हमारे पास हैं ओवरीज जो एग्स बनाती है। फिर आती है फैलोपियन ट्यूब्स, ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और आखिर में यूट्रस, जहां एक नया जीवन पलता और बढ़ता है। तो अब हम बेसिक बनावट तो समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जो मैसेंजर्स हैं, स्पर्म और एग, जिन्हें हम गैमीट्स भी कहते हैं, ये असल में बनते कैसे हैं। यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। तो सवाल ये है कि स्पर्म बनते कैसे हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस से जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें होता क्या है कि जो बेसिक सेल्स होती हैं वो कई स्टेजेस से गुजरकर आखिर में एक मैच्योर स्पर्म सेल में बदल जाती हैं। और इस पूरे सफ़र में सर्टोली सेल्स उन्हें पोषण देती हैं, मतलब उनका ख्याल रखती हैं, और लेडिक सेल्स मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। अगर हम एक अकेले स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसके तीन मेन पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहले हेड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ ही वो एंजाइम्स भी जो एग में एंट्री के लिए ज़रूरी हैं। फिर आता है मिडल पीस, जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। समझ लीजिए ये इसका इंजन रूम है जो इसे तैरने की एनर्जी देता है। और आखिर में पूंछ, जो इसे आगे धकेलती है। अब बात करते हैं एग के बनने की, जिसे oogenesis कहते हैं। ये प्रोसेस भी उतनी ही कमाल की है। ये सब होता है ओवरी के अंदर, जहां एक एग सेल एक प्रोटेक्टिव फॉलिकल यानी एक तरह के कवर के अंदर मैच्योर होती है। जब एग पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये ओव्यूलेशन नाम के प्रोसेस में बाहर निकलता है, और जो बचा हुआ फॉलिकल होता है ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत ही जरूरी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अच्छा, तो इन दोनों प्रोसेस में मतलब स्पर्म और एग बनने में कुछ बड़े मजेदार अंतर हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी में शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। और दूसरी तरफ एक फीमेल अपने सारे एग्स के साथ ही पैदा होती है। एक और बड़ा फर्क ये है कि एक शुरुआती सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन एग सिर्फ एक ही बनता है। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि स्पर्म और एग बनते कैसे हैं। तो अब वक्त है उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा को फॉलो करने का। ये किसी महाकाव्य दौड़ से काम नहीं है, और हम देखने वाले हैं कि आखिर में ये दोनों एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। देखिए, एक स्पर्म के लिए ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा होता है। लाखों की तादाद में ये अपनी रेस शुरू करते हैं, वजाइना से होते हुए, यूट्रस को पार करते हुए, ये आखिर में फैलोपियन ट्यूब तक का सफर तय करते हैं। लेकिन लाखों में से सिर्फ कुछ ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी एग तक पहुंच पाते हैं। और ये है वो क्लाइमैक्स वाला पल। जैसे ही एक लकी स्पर्म एग तक पहुंचता है, वो कुछ स्पेशल एंजाइम्स छोड़ता है ताकि वो एग की बाहरी परत को तोड़कर अंदर जा सके। और मजे की बात यह है कि जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है, एग फौरन अपने चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। तो फर्टिलाइजेशन के साथ ही एक नई जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू होता है। आइए अब देखते हैं कि उस पहली अकेली सेल के साथ आगे क्या होता है जब वो यूट्रस में इम्प्लांट होने की तैयारी करती है। फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद वो अकेली सेल, जिसे अब हम जाइगोट कहते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देती है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला बस चलता रहता है। करीब 5 दिनों के बाद ये सेल्स की एक छोटी सी गेंद बन जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आता है फाइनल स्टेप, इम्प्लांटेशन।
ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार से जाकर जुड़ जाता है, जहां वो अगले 9 महीनों तक बढ़ेगा और डेवलप होगा, और बस यहीं से प्रेगनेंसी की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब टाइम है ये चेक करने का कि कितना कुछ याद रहा। बिल्कुल, एक छोटा सा क्विज हो जाए, क्या कहते हो? तो पहला सवाल ये है, मेल्स में वो कौन सी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन्स को बनाती और रिलीज करती हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडिक सेल्स। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉर्मल 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 14वें दिन कौन सा हार्मोन अपने पीक पर पहुंचता है और ओव्यूलेशन को शुरू करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। अगर हम हार्मोन लेवल्स को देखें तो 14वें दिन के आसपास LH में एक बहुत बड़ा उछाल आता है और यही ओव्यूलेशन करवाता है। और ये रहा आखिरी सवाल। फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फलोपियन ट्यूब के किस खास हिस्से में होता है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्पुला। याद है, हमने पहले बात की थी कि ये वही मीटिंग पॉइंट है जहां स्पर्म और एग मिलते हैं। तो ये थी वो पूरी कहानी। सोचिए, सिर्फ 2 माइक्रोस्कोपिक सेल से शुरू होकर एक कितनी जटिल और सटीक बायोलॉजिकल प्रोसेस एक नई जिंदगी को जन्म देती है। ये वाकई में हमारे शरीर के काम करने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे शरीर के अंदर हर एक सेकंड में ऐसी और कितनी कमाल की माइक्रोस्कोपिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम समझने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन से जुड़ा है। तो मेरा गोल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इतने सिंपल तरीके से तोड़ें कि हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल एग्जाम्स में भी बहुत आता है और क्यूरियोसिटी भी जगाता है कि आखिर जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, मतलब शरीर के बाहर क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? बने रहिएगा, इस सेशन के एंड तक इसका सॉलिड साइंटिफिक रीजन आपको पता चल जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा प्लान। पहले हम पूरे सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर समझेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है और उनका सफर कैसा होता है। उसके बाद वी लुक एट द सपोर्ट क्रू यानी ग्लैंड्स और हार्मोन्स जो इस पूरे शो को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी टेकअवेज हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं वो समझते हैं। इससे ना एक फाउंडेशन बन जाएगी कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ओके, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम मोटे तौर पर 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस, जहां स्पर्म बनते हैं, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स, जो बने हुए स्पर्म्स के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कुछ बहुत जरूरी फ्लूइड्स बनाती हैं। और चौथा द एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पीनस। ठीक है, अब आते हैं इस सिस्टम की सबसे फंडामेंटल प्रोसेस पर, वो प्रोसेस जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल शब्दों में द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है ना, ये 4 मेन स्टेजेस में होता है। इट ऑल स्टार्ट्स विद सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये डेवलप होकर बनती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होती हैं स्पर्मेटिड में, और फाइनली एक मैच्योर स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ तैयार होता है। और आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? एक सिंगल सेल से एक फुल्ली मैच्योर स्पर्म बनने में करीब करीब 64 दिन लगते हैं। कैन यू इमेजिन? ये दिखाता है कि ये कितनी डिटेल्ड और प्रिसाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो स्पर्म तो बन गए, लेकिन अब उनका एक लंबा सफर शुरू होता है, फैक्ट्री से बाहर निकलने तक का। चलिए इस बात को समझते हैं, और डोंट वरी, इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कूल ट्रिक है। इस पूरे लंबे चौड़े रास्ते को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, बस एक फ्रेज याद रखिए, 7 अप। जी हाँ, इस सुपर कूल मेमोनिक जो एग्जाम में लाइफ सेवर साबित होगा। तो ये 7 अप है क्या? चलिए इसे डीकोड करते हैं। S फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां स्पर्म बने। E फॉर एपिडिडिमिस, जहां वो मैच्योर होते हैं।
V फॉर वास डेफरेंस, E फॉर इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहाँ N का कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट देयर टू कंप्लीट द वर्ड। U फॉर यूरेथ्रा एंड P फॉर पेनिस। हो गया ना सिंपल, पूरा का पूरा रास्ता बस एक फ्रेज में। अब इस जर्नी में स्पर्म्स अकेले नहीं हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए एक पूरी क्रू है, द एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स सीमन बनाने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सीमन? देखिए, स्पर्म सेल्स को ट्रैवल करने और सर्वाइव करने के लिए एक सपोर्ट फ्लूइड चाहिए होता है, जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। जब स्पर्म सेल्स और ये सेमिनल प्लाज्मा एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सीमन। तो ये ग्लैंडुलर सपोर्ट क्रू काम कैसे करती है? देखिए, सेमिनल वेसिकल्स रिलीज करते हैं फ्रुक्टोज। ये स्पर्म के लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं सिट्रेट और कुछ एंजाइम्स जो उन्हें एक्टिवेट करते हैं। और आखिर में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो म्यूकस रिलीज करती हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए। बट वेट, ये सब कुछ इतने परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे होता है? इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? द आंसर इज हार्मोन्स। ये इस पूरे सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर्स हैं। इसमें जो पहला की हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। ये सीधा सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सपोर्ट और नर्चर करता है। और दूसरा मेन प्लेयर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। इसका टारगेट होती हैं लेडिक सेल्स। LH इन्हें स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द मेन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ऑल राइट, तो हमने पूरे सिस्टम का एक टूर ले लिया है। अब लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और याद है, हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, ये रहा उसका जवाब। टेस्टिस शरीर के बाहर इसलिए होते हैं ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी के कोर टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये कूलर टेम्परेचर एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये 3 टॉपिक्स, ये बोर्ड एग्जाम हॉटस्पॉट्स हैं, इन पे स्पेशली फोकस करना। पहला, अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सिस्टम, ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है। दूसरा, LH और FSH का रोल एक्सप्लेन करना, ये 3 मार्क्स का एक कॉमन क्वेश्चन है। और तीसरा, द क्लासिक 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाई आर टेस्टीज लोकेटेड इन द स्क्रोटम। तो अब जब हमने इस पूरे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को देख लिया है, इसके पार्ट्स, प्रोसेसेस, सेल्स, हार्मोन्स, जरा एक कदम पीछे हटके सोचिए, कैसे ये छोटा सा सिस्टम हमारी पूरी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन को इंश्योर करता है। इट्स क्वाइट प्रोफाउंड, इजंट इट? इस पर जरूर सोचिएगा। एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री के बारे में जो न सिर्फ इंसानियत की अगली पीढ़ी को बनाने का सामान तैयार करती है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी केमिकल भी बनाती है। तो आज हम इसी फैक्ट्री का एक खास टूर करने वाले हैं। चलिए वृषण की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन हाँ, फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि शरीर के इतने जरूरी हिस्से को अंदर महफूज रखने के बजाय बाहर क्यों रखा गया है? यकीन मानिए, इसका जवाब इस पूरी फैक्ट्री की डिजाइन का सबसे बड़ा राज है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आम अंग नहीं है, ये तो एक डबल ड्यूटी वाला पावर हाउस है। इसके 2 मुख्य और कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग काम हैं। तो ये है वो फैक्ट्री, वृषण। इसका मेन काम है पुरुष प्रजनन प्रणाली को चलाना। और देखिए, किसी भी अच्छी फैक्ट्री की तरह इसके भी 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं। पहला शुक्राणु और दूसरा टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। तो ऐसा समझिए कि इस फैक्ट्री में 2 अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस चल रही हैं। एक लाइन पर तो बनते हैं शुक्राणु, जिसे विज्ञान की भाषा में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं, और दूसरी लाइन पर तैयार होता है वो बेहद जरूरी हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। चलिए अब इन दोनों लाइंस को थोड़ा और पास से देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी बनावट की। इसका जो डिज़ाइन है ना, वो सुरक्षा और काम दोनों ही चीज़ों के लिए एकदम खास तौर पे तैयार किया गया है। और लीजिए, वो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब यही है। वृषण को शरीर से बाहर एक थैली यानी स्क्रॉटम में रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। सच कहूं तो ये कुदरत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। अब सवाल उठता है कि ये कितना जरूरी है। तो समझिए, इतना जरूरी है कि शुक्राणु बनाने वाली मशीनरी को ठीक से काम करने के लिए शरीर के नॉर्मल तापमान से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा माहौल चाहिए। अब सुनने में तो ये अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में सब कुछ इसी पर टिका है। अब भाई, किसी भी फैक्ट्री की तरह इसकी भी अपनी दीवारें हैं, बल्कि कहूं तो 2 दीवारें हैं।
एक बाहरी पतली सी झिल्ली और उसके ठीक अंदर एक बहुत ही मजबूत सफ़ेद रेशेदार परत। ये दोनों मिलकर अंदर की बेशकीमती मशीनरी को हर तरह के झटकों और नुकसान से बचा कर रखती हैं। चलिए अब इन दीवारों को पार करके फैक्ट्री के मेन फ्लोर पर चलते हैं, जहां असल प्रोडक्शन का काम होता है। तो अंदर क्या है? हर वृषण करीब करीब 200 से 300 छोटे छोटे कमरों या कह लीजिए कि डिपार्टमेंट्स में बटा होता है। इन्हें लोब्यूल कहते हैं और हर लोब्यूल अपने आप में एक खास प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करता है। अब इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है? इनके अंदर हैं बहुत ही बारीक और एकदम कसकर लिपटी हुई नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बस इन्हें ही हमारी फैक्ट्री की असली असेंबली लाइन समझ लीजिए, जहां शुक्राणु असल में बनते हैं। जी हाँ, इन्हीं असेंबली लाइंस पर वो जटिल प्रक्रिया होती है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? ये असल में एक जादुई प्रक्रिया है जिसमें साधारण कच्ची कोशिकाएं एक लंबे सफर के बाद पूरी तरह से तैयार परिपक्व शुक्राणु में बदल जाती हैं। अच्छा, कोई भी फैक्ट्री अपने कर्मचारियों के बिना तो चल नहीं सकती, है ना? तो चलिए अब इस प्रोडक्शन सेंटर में काम करने वाली खास कोशिकाओं यानी इसके वर्कफोर्स से मिलते हैं। यहाँ पर दो तरह के मुख्य कर्मचारी हैं। पहले हैं सर्टोली सेल्स, जो असेंबली लाइन के अंदर ही रहते हैं और जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको पोषण देते हैं, बिल्कुल एक नर्सरी के केयरटेकर की तरह। और दूसरे हैं लेडिक सेल्स। ये नलिकाओं के बीच की जगह में होते हैं और इनका काम है दूसरा प्रोडक्ट यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। अब देखिए, एक बार जब प्रोडक्ट यानी शुक्राणु बन जाता है तो वो फौरन इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होता। उसे फैक्ट्री से बाहर निकलने और पूरी तरह से मैच्योर होने के लिए एक सफ़र पर निकलना पड़ता है। तो चलिए इस शुरुआती सफ़र के रास्ते को समझते हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोडक्शन पूरा होता है। इसके बाद ये शुक्राणु रेटे टेस्टिस नाम के एक नेटवर्क या जाल में इकट्ठा होते हैं और आखिर में इन्हें एपिडिडिमिस नाम की एक जगह पर भेजा जाता है। एपिडिडिमिस, इसे आप एक वेयरहाउस और एक ट्रेनिंग ग्राउंड दोनों ही कह सकते हैं। ये एक लंबी, बहुत ही घुमावदार नली है जहां शुक्राणु स्टोर किए जाते हैं और यहीं पर वो पूरी तरह से मैच्योर होते हैं और तैरने की काबिलियत भी हासिल करते हैं। तो हमारे इस फैक्ट्री टूर के आखिर में चलिए फटाफट मुख्य बातों को दोहराते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो कुल मिलाकर इस फैक्ट्री के दो काम हैं जो लगातार चलते रहते हैं। पहला, शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का लगातार प्रोडक्शन, और दूसरा हार्मोन का स्राव यानी टेस्टोस्टेरोन का ज़रूरी रिलीज। और देखिए, ये सब जानना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। असल में ये पुरुषों के स्वास्थ्य को समझने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब ये पता होता है कि कोई चीज़ नॉर्मली कैसे काम करती है, तभी तो किसी गड़बड़ी को पहचाना जा सकता है ना। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ता है कि सिर्फ प्रजनन से हटकर सोचें तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इससे बनने वाले हार्मोन, ये हमारी पूरी सेहत पर, एनर्जी लेवल्स पर, हड्डियों की मजबूती और यहाँ तक कि मूड पर कैसे असर डालते हैं, इस बारे में सोचना ही इस बनावट के असली महत्व को दिखाता है। कभी सोचा है कि वो सबसे छोटी कोशिकाएं जो असल में जीवन की शुरुआत करती हैं, वो बनती कैसे हैं? आज हम पुरुषों के शरीर के अंदर चलने वाले एक कमाल के 74 दिन के सफर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे ये जो नंबर है 64 से 74 दिन, अजीब सा है ना? मतलब इतना स्पेसिफिक। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? किसी चीज को बनने में लगने वाला टाइम या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन? वेल, सच तो ये है कि ये इससे कहीं ज्यादा फंडामेंटल है। ये वो टाइम है जो एक सिंगल स्पर्म सेल को जीरो से लेकर, मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर पूरी तरह तैयार होने में लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये एक नॉन स्टॉप फैक्ट्री है जो पुरुषों में प्यूबर्टी से शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी चलती रहती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये होता कहाँ है? पुरुषों के टेस्टिस के अंदर बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आप इसे एक असेंबली लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहां कच्चा माल यानी कि जो सेल्स अभी पूरी तरह बने नहीं हैं वो अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से पूरी तरह तैयार तैरने वाले स्पर्म बनकर बाहर आते हैं। और इस प्रोसेस की जो टाइमलाइन है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। ये प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ में एक बार शुरू हो जाती है और फिर सच में कभी नहीं रुकती। ये एक लगातार चलने वाली प्रोडक्शन लाइन है।
और इस लाइन पर हर एक स्पर्म सेल को बनने में, जैसा हमने देखा, करीब 64 से 74 दिन का वक्त लगता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सफ़र को आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन फेज में बांट लेते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ और डिवीजन फेज, और आखिर में मैचुरेशन फेज। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी लड़ाई से पहले एक सेना तैयार की जा रही हो। यहाँ मकसद सिर्फ एक है, जो शुरुआती सेल्स हैं उनकी गिनती को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ताकि आगे के फेज के लिए हमारे पास भरपूर सैनिक मौजूद हों। इस फेज में होता क्या है कि जो शुरुआती सेल्स हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो माइटोसिस नाम के एक प्रोसेस से डिवाइड होती हैं। माइटोसिस का मतलब है बस अपनी ही हूबहू कॉपीज बनाना, बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह। इससे ये पक्का हो जाता है कि आगे के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की कभी कोई कमी ना हो। चलिए अब आते हैं दूसरे फेज पर, ग्रोथ और डिवीजन। और सही बताएं तो असली मैजिक यहीं पर होता है। ये शायद इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और यहाँ पर एक बहुत ही खास तरह का डिवीजन होता है जिसे कहते हैं मियोसिस। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी स्टेप में सेल्स अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को ठीक आधा कर देते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जब ये स्पर्म एक एग सेल से मिले जिसके पास भी आधा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो दोनों मिलकर एक पूरा सेट बना सकें। तो मियोसिस के पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो बड़ी हो चुकी सेल्स हैं, जिन्हें आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ये डिवाइड होकर 2 छोटी सेल्स बनाती हैं, और इन नई सेल्स का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी हैं, ये फौरन एक बार और डिवाइड होती हैं, और इस डिवीजन के बाद बनती हैं 4 सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब इन सेल्स के पास जेनेटिक जानकारी का सिर्फ आधा सेट है। काम तो लगभग हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है, ये अभी तैर नहीं सकती। और यहीं से शुरू होता है हमारा फाइनल फेज, स्पर्मियोजेनेसिस। इसे आप एक मेकओवर समझिए, जैसे एक नॉर्मल सी गोल मटोल सेल को बदलकर एक सुपर एफिशिएंट तैरने वाली मशीन में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखता है। एक तरफ है गोल बिना पूंछ वाला स्पर्मेटिड, और दूसरी तरफ है एक फुली फंक्शनल स्पर्मेटोजोन। इसका एक सर है जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है, एक मिड पीस है जो इंजन की तरह एनर्जी देता है, और एक लंबी पूंछ जिससे ये तैर सकता है। तो चलिए फटाफट से अभी तक की सारी जानकारी को कुछ ज़रूरी फैक्ट्स के साथ समराइज कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि आखिर इस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कौन करता है। चलिए एक और नंबर की बात करते हैं, नंबर 4। क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में ये नंबर 4 कहाँ से आया? वेल, इसका लेना देना है एफिशिएंसी से। इसका जवाब ये है कि एक शुरुआती सेल से, सिर्फ एक सेल से शरीर पूरे 4 फुली फंक्शनल स्पर्म सेल्स बनाता है। मतलब नेचर की प्रोडक्शन लाइन कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, ये देखिए। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। ये प्रोसेस होता कहाँ है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टाइम कितना लगता है? करीब 64 से 74 दिन। रिजल्ट क्या मिलता है? एक सेल से 4 स्पर्म। और इसे कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स। तो सवाल ये है कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो इस पूरे शो को चला रहे हैं? देखिए, मेनली 2 हैं। एक है FSH, जो समझिए कि प्रोडक्शन लाइन पर स्टार्ट बटन दबाता है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, जो ये पक्का करता है कि ये प्रोसेस बिना रुके चलता रहे। ये दोनों इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के मैनेजर हैं। और आखिर में एक हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ इसे खत्म करते हैं। हर 1 सेकंड पुरुषों का शरीर लगभग 1500 नए स्पर्म सेल्स बनाता है। जरा सोचिए, ये इतना मुश्किल और सटीक प्रोसेस पूरी जिंदगी बिना रुके कैसे चलता रहता है? ये वाकई में ह्यूमन बायोलॉजी के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। नमस्कार। बायोलॉजी में ना कुछ प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स और इतने जरूरी होते हैं कि वो लाइफ के पूरे कोड को ही डिफाइन कर देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक प्रोसेस को समझने निकले हैं, अंडजनन, यानी एक अंडाणु के बनने का अद्भुत सफर। चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है, लाइफ की शुरुआत करने वाला ये इतना जरूरी सेल, मतलब अंडाणु, आखिर बनता कैसे है? सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, है ना?
बिल्कुल, इसी पूरी प्रक्रिया को हम अंडजनन या oogenesis कहते हैं। और देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो अंडजनन फीमेल की ओवरी के अंदर एक मैच्योर फीमेल गैमेट यानी अंडाणु के बनने का प्रोसेस है। यही वो खास सेल है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है और एक नई जिंदगी की नींव रखता है। अरे, एक मिनट, स्लाइड में दिख रहा है कि ये प्रक्रिया जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। ये तो पुरुषों में होने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है, वो तो प्यूबर्टी में शुरू होता है। हाँ, और यही अंडजनन की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये एक असंतत मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये भ्रूण अवस्था में शुरू होती है, जन्म के समय रुक जाती है और फिर सालों बाद प्यूबर्टी में दोबारा शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जन्म से भी पहले एक फीमेल फीट्स की ओवरी के अंदर। यहीं पर भविष्य के जीवन की नींव रखी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है कि भ्रूण की ओवरी में मौजूद कुछ खास सेल्स, जिन्हें ओगोनिया कहते हैं, वो माइटोसिस के जरिए अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। जन्म के समय तक इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लाखों ओगोनिया, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। हर ओगोनिया अपने अंदर न्यूट्रिशन जमा करके साइज में बड़ा हो जाता है और अब इसे एक नया नाम मिलता है, प्राइमरी oocyte। अच्छा, तो प्राइमरी oocyte बन गया, लेकिन जैसा आपने पहले बताया था कि प्रोसेस यहां पर रुक जाता है। इसका मतलब है कि अब एक लंबा इंतजार शुरू होने वाला है ना? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। प्राइमरी oocyte अपना पहला मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 1 शुरू तो कर देता है, लेकिन प्रोफेज 1 स्टेज में आकर रुक जाता है। इसे अरेस्ट होना कहते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल पॉज बटन है जो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक दबा ही रहता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो जब सालों बाद प्यूबर्टी में ये पॉज बटन हटता है, तब आगे क्या होता है? प्यूबर्टी की शुरुआत के साथ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्राइमरी oocytes अपना वो रुका हुआ मियोसिस 1 डिवीजन पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये डिवीजन बराबर नहीं होता। इससे एक बड़ी सी सेल बनती है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं और एक बहुत ही छोटी सी सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि भविष्य के भ्रूण के लिए सारा पोषण एक ही सेल में सेफ रहे। अरे, एक और ठहराव, मतलब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद प्रक्रिया फिर से रुक जाती है। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी oocyte अपना दूसरा मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 2 शुरू करता है, लेकिन मेटाफेज 2 स्टेज में आकर फिर से अरेस्ट हो जाता है और इसी रुकी हुई अवस्था में ये ओवरी से बाहर निकलता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस दूसरे और आखिरी ठहराव को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? इस प्रोसेस का फाइनल ट्रिगर क्या है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, फर्टिलाइजेशन। ये मियोसिस 2 डिवीजन तभी पूरा होता है जब एक स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है। स्पर्म का आना ही वो सिग्नल है जो इसे अपना डिवीजन पूरा करने और एक मैच्योर अंडाणु यानी ओवम बनने के लिए ट्रिगर करता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रक्रिया है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी मेन हाइलाइट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक शुरुआती सेल यानी एक ओगोनियम से आखिर में सिर्फ एक ही बड़ा और फंक्शनल अंडाणु बनता है। और बाकी की सेल्स का क्या होता है? जैसे वो पहली पोलर बॉडी बनी थी, वो सभी पोलर बॉडीज बन जाती हैं। प्रोसेस के आखिर तक कुल 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो बहुत छोटी होती हैं और जल्द ही खत्म हो जाती हैं। उनका एकमात्र काम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हटाना होता है ताकि मेन अंडाणु को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ये कंपैरेटिव टेबल दोनों प्रोसेस के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ अंडजनन है जो भ्रूण में शुरू होता है, जिसमें ठहराव आता है और सिर्फ एक अंडाणु बनता है, और दूसरी तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस है जो प्यूबर्टी में शुरू होता है, लगातार चलता है और एक बार में 4 स्पर्म बनाता है। यही अंतर इन दोनों प्रक्रियाओं को यूनिक बनाता है। तो इस पूरी चर्चा से 4 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी है। ये जन्म से पहले शुरू होती है, इसमें लंबे ठहराव आते हैं, आखिर में सिर्फ एक ही फंक्शनल अंडाणु बनता है और इसका फाइनल स्टेप फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, प्रकृति ने ये प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स, लंबी और सटीक क्यों बनाई? शायद इसलिए
क्योंकि ये पक्का करती है कि जो एक अंडाणु बने उसमें एक नई जिंदगी को शुरू करने और उसे शुरुआती पोषण देने के लिए सबसे बेहतरीन और भरपूर रिसोर्सेज मौजूद हों। ये क्वालिटी पर जिंदगी के क्वांटिटी सफर की की जीत। सबसे पहली सबसे अनोखी कहानी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की, वो लम्हा जहां से हर जिंदगी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये वो जादुई पल है जब एक मेल सेल, जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, एक फीमेल सेल यानी ओवम या अंडाणु से मिलता है। और इनके मिलने से जो सबसे पहली सेल बनती है ना, उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। और बस यहीं से एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कहानी के जो 2 मेन किरदार हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद उनके मिलने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि साइंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है। इंसानों में फर्टिलाइजेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, मतलब ये शरीर के अंदर होता है और ये खास जगह है फैलोपियन ट्यूब, जिसे अंडवाहिनी भी कहते हैं। बिल्कुल, अब जब जगह पता चल गई है तो चलिए इस कहानी के दोनों हीरो हीरोइन से भी मिल लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेल गैमीट से। ये है स्पर्म यानी शुक्राणु, हमारी कहानी का पहला और बहुत ही अहम किरदार। इसका एक ही मकसद होता है पिता की जेनेटिक जानकारी को, मतलब उनके जीन्स को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ना। और ये है हमारी कहानी की दूसरी अहम किरदार, ओवम यानी अंडाणु। इसमें माँ की जेनेटिक जानकारी होती है और ये एक तरह से कहें तो अपने सही पार्टनर के आने का इंतजार करती है। तो अब दोनों किरदारों से मुलाकात हो चुकी है। चलिए अब सीधे उस पल की ओर चलते हैं। हाँ, वो पल जब ये दोनों मिलते हैं और एक बिल्कुल नई सेल को जन्म देते हैं। ये सफर आसान नहीं होता। लाखों स्पर्म्स की एक बहुत मुश्किल दौड़ होती है और उस दौड़ में सिर्फ एक ही जीतता है जो ओवम तक पहुंच पाता है। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस, मतलब वो हिस्सा जहां सारी जेनेटिक जानकारी होती है, वो आपस में मिल जाते हैं। इस मिलने से एक बिल्कुल नई सिंगल सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और पता है, इस एक सेल में अब माँ और पिता दोनों की जेनेटिक जानकारी मौजूद होती है, जो मिलकर एक पूरी तरह से नई पहचान बनाती है। सही कहा। अब ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन इससे जुड़ी बायोलॉजी में ना कुछ बड़े ही हैरान करने वाले वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि व्हेल और हाथी जैसे इतने बड़े जानवरों में टेस्टीज यानी वृषण शरीर के बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर होते हैं? कमाल है ना? ये दिखाता है कि नेचर कैसे अलग-अलग जीवों के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। और हमारा शरीर भी कितना कॉम्प्लेक्स है। इसका एक उदाहरण है इंग्विनल हर्निया। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कभी-कभी इंटेस्टाइन, मतलब आंतें, अपनी जगह से खिसककर स्क्रोटम यानी वृषणकोश में आ सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारी शारीरिक बनावट कितनी नाजुक और जटिल है। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, कुछ मज़ेदार बातें भी जान ली। आइए अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की इस समझ का इस्तेमाल करके साइंस ने कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाई हैं। इसी में एक बहुत बड़ी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्म को नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीकों से फीमेल के शरीर में पहुंचाया जाता है। ये तकनीक खासकर एनिमल हस्बेंड्री और मेडिकल साइंस में बहुत काम आती है। हाँ, खास तौर पे पशुपालन में इस तकनीक का इस्तेमाल अच्छी नस्ल के जानवर पैदा करने के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा दूध देने वाली गायें या अच्छी क्वालिटी के दूसरे जानवर तैयार किए जा सके। इससे जानवरों की जेनेटिक क्वालिटी को भी सुधारा जाता है। तो हमने ये समझा कि जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। लेकिन ये समझ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि भविष्य में और क्या-क्या संभव हो सकता है। ये जो बुनियादी साइंस है ना, ये बायोलॉजी और मेडिसिन के भविष्य के लिए अनगिनत दरवाजे खोलता है और कई नए सवाल भी खड़े करता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शरीर की एक बहुत ही फंडामेंटल, मतलब एकदम बेसिक और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को मिलकर समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंथली प्रोसेस नहीं है, ये ना हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है।
एक संकेत है। और इसे समझना सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो अगर हम इसे थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हार्मोन से कंट्रोल होता है। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है हर महीने बॉडी को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। अब वैसे तो हम कहते हैं कि ये 28 दिन का साइकिल होता है, पर यह बस एक एवरेज है। असल में ये हर किसी के लिए थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। इस 28 दिन की जर्नी को ना आप एक कहानी की तरह सोच सकते हैं, जिसके 4 अलग-अलग चैप्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके हर चैप्टर को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इस दौरान बॉडी में होता क्या-क्या है। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसका एक मोटा-मोटा रोड मैप कुछ ऐसा है। सफ़र की शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, यानी पहले 5 दिन जब ब्लीडिंग होती है। इसके ठीक बाद आता है फॉलिकुलर फेज, जो तैयारी का टाइम है, जब एक एग मैच्योर होता है। फिर करीब 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज होता है। और आखिर में आता है ल्यूटियल फेज, जो इस साइकिल को पूरा करता है। तो इस जर्नी का सबसे पहला पड़ाव वो है मेंस्ट्रुअल फेज। हम सब इसे आम भाषा में पीरियड्स के नाम से जानते हैं। साइकिल का पहला दिन यहीं से गिना जाता है और ये फेज आमतौर पर 5 दिन तक चलता है। तो सवाल ये है कि इस फेज में आखिर होता क्या है? होता ये है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो बॉडी यूट्रस की उस मोटी लाइनिंग को, उस परत को हटा देती है, जो एक फर्टिलाइज्ड एग को सपोर्ट करने के लिए बनी थी। और यही प्रोसेस हमें ब्लीडिंग के रूप में दिखाई देता है। साइकिल का सबसे क्लियर साइन यही है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं, बॉडी उसी के साथ साथ अगले साइकिल की तैयारी भी शुरू कर देती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, फॉलिक्यूलर फेज। ये करीब 13वें दिन तक चलता है। अच्छा, इस फेज को आप एक तरह से बॉडी का रीबिल्डिंग प्रोसेस समझ सकते हैं। इसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है और इसी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, वो फिर से मोटी होने लगती है। मतलब ये एक तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए एक सेफ और न्यूट्रिशियस माहौल बनाने जैसी तैयारी है। अब फॉलिकुलर फेज के आखिर में हम साइकिल के एक बहुत ही क्रूशल मोड पर पहुंचते हैं। अगर हम एक टिपिकल 28 दिन के साइकिल की बात करें तो 14वां दिन वो सबसे खास होता है। इसी दिन होता है साइकिल का तीसरा और सबसे जरूरी फेज, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। आप कह सकते हैं कि ये पूरे प्रोसेस का पीक पॉइंट है। और इसे ट्रिगर कौन करता है? एक हार्मोन जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या शॉर्ट में LH कहते हैं, जब वो बढ़ता है। तो ओव्यूलेशन मतलब वो पल जब ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और यही वो टाइम है जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एग स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अच्छा, तो एग रिलीज होने के बाद हमारी ये जर्नी अपने आखिरी फेज में एंटर करती है। इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। ये साइकिल के लगभग 15वें दिन से शुरू होता है और 28वें दिन तक चलता है। इस फेज को हम वेट एंड रीसेट फेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। इसका काम है यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करना, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो उसे सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये हार्मोन लेवल्स एकदम से गिर जाते हैं। ये बॉडी के लिए एक सिग्नल होता है कि भाई अब इस लाइनिंग की जरूरत नहीं है, और बस यहीं से एक नए साइकिल को शुरू करने की तैयारी होने लगती है। तो चलिए अब कुछ जरूरी नंबर्स पर नजर डालते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि एक नॉर्मल साइकिल आखिर दिखता कैसा है। हाँ, तो हमने 28 दिन की बात तो की, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक एवरेज नंबर है। एक हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। और ठीक इसी तरह मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग होती है उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली ये 2 से 7 दिन तक रहता है। अब देखिए, इस पूरे साइकिल के दौरान अपनी बॉडी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे जो हेल्थ और वेलनेस को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी हो सकती है और इसी वजह से थकान भी महसूस होती है। इसलिए अपनी डाइट में पालक, चुकंदर, दालें, फल मतलब ऐसी आयरन रिच चीज़ें शामिल करना बहुत फायदेमंद रहता है। और हाँ, हेल्थ से जुड़ा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइजीन। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई रखना इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना है कि पैड्स को हर 4 से 6 घंटे में या जब भी ज़रूरत महसूस हो रेगुलरली बदलना है।
ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए। अगर किसी का साइकिल लगातार 21 दिन से छोटा या 35 दिन से लंबा हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना एक अच्छा फैसला है। सीधी सी बात है, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना और समझना ही हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज हमने ये समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ एक मंथली इवेंट नहीं है, ये तो हार्मोन्स से कंट्रोल होने वाली बॉडी की एक कमाल की कॉम्प्लेक्स रिदम है जो हमारे हेल्थ का आईना है। और इसे समझना सेल्फ केयर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी बॉडी की और कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। तो सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।